फिक्रमंद मैं रबात के बड़े कस्बे में हो रहा था। मैं चाहता था कि रबात से ही मैं किसी तरफ निकल जाऊं, मगर फिर वही बात के सहरा के रास्तों से नावाकिफ था और भटक जाने का डर था। मैंने नुमाश को ये तजवीज़ भी पेश की कि वो हैफा जाने की बजाय तुर्की की तरफ क्यों नहीं चल पड़े। नुमाश कहने लगी, तुम बड़े बेखबर हो, शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि इसराइली हुकूमत ने अपनी तुर्की और शाम वाली सरहद बंद कर दी है। वहां तो हर वक्त फौज के दस्ते मौजूद रहते हैं। मेरा दिल बार बार मुझे हैफा की तरफ जाने से मना कर रहा था। एक बार अपने दिल की आवाज पर लब्बैक करने और रबात ही से नुमाश को छोड़कर फरार हो जाने का ख्याल भी आया, मगर फिर ये सोचकर चुप हो गया कि सहरा बड़ा वसी और खतरनाक है। मुझे उसका तजुर्बा नहीं था। कहीं भटक गया तो फिर कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकूंगा। रबात एक छोटा सा शहर था। आबादी काफी घनी थी। मकानों के ऊपर मकान चढ़े हुए थे। शहर के बाहर आलोचे और नाशपाती के बाग भी थे। दुकानों पर अमरीकी सामान भरा पड़ा था। पुलिस के सिपाही भी कहीं कहीं घूमते फिरते नजर आए। उन्हें देखकर मैं चेहरा दूसरी तरफ कर लेता। औताश ने हमें एक झुके हुए मेहराबी दरवाजे पर पुरानी सिराय में जा उतारा। नुमाश ने कहा कि जहाँ कोई होटल नहीं है। औताश बोला, क्यों नहीं। ऊँटनी हमने वहीं सराय में छोड़ दी और एक होटल में आ गए। मामूली सा 2 मंजिला होटल था जिसके कमरों की दीवारों का पलस्तर उखड़ा हुआ था। एक लोहे का पलंग था जिस पर फटी हुई मैट्रेस बिछी थी। औताश को हमने थोड़ा बहुत इनाम देकर रुखसत कर दिया। होटल का मालिक गंजा सुर्ख सफेद हुथेड़ उमर यहूदी था। इब्रानी के अलावा अरबी और अंग्रेजी भी रवानी से बोलता था। जहां हमने नहा धोकर लिबास तब्दील किया, नाश्ता किया। मैं होटल से बाहर नहीं निकलना चाहता था। नुमाश इसरार कर रही थी कि मैं खुद जाकर पता करूं कि यहाँ से बसें किस किस वक्त हैफा की तरफ रवाना होती हैं। मैं सरदर्द का बहाना बनाकर पलंग पर लेट गया। नुमाश मेरा सर दबाने लगी। उसने तहवा मंगवा लिया, फिर खुद ही बसों का शेड्यूल मालूम करने चली गई। उसके जाने के बाद ही मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कमरे की खिड़की का पर्दा हटाकर बाजार में देखने लगा। बाजार में लोग आ जा रहे थे। कोई खच्चर पर सवार था। नौजवान मोटरसाइकिलों पर शोर मचाते गुजर जाते। औरतों ने निक्करें, जीन्स और पुराना लिबास भी जेबतन कर रखा था। लड़कियों के बाल गहरे सुनहरी थे, रंग खिलते हुए सुर्खी माइल थे। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी। एक पुलिस कांस्टेबल नीली वर्दी में दुकानों पर खड़े ग्राहकों को घूरता चला रहा था। मैंने जल्दी से पर्दा गिरा दिया और पीछे हटाया। फिर पर्दे का एक तरफ से कोना उठाकर मैंने नीचे देखा। कांस्टेबल दूसरे बाजार में घूम गया, जहां ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं था। मगर मैं तो आगे मजीद खतरे की तरफ जाने वाला था। हैफा में तो फौज भी होगी और इंटेलिजेंस के शिकरे भी घूम रहे होंगे। उनकी उकाबी नजरों से बचकर निकल जाना तकरीबन नामुमकिन बात थी। इसराइली इंटेलिजेंस का शुमार दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस में होता है। कहीं ये यहूदी औरत नुमाश मुझे मरवाना दे। मैं बेचैनी से कमरे में टहलने लगा, फिर पलंग पर बैठ गया। कुछ समझ में नहीं आता था कि जहां से अगर राह फरार भी इख्तियार करूं तो जाऊंगा किधर। मैं ऐसी उधेड़बुन में था कि नुमाश वापस आ गई। उसने कांधों पर पुरानी इसराइली औरतों की शॉल डाल रखी थी। उसने बताया कि रबात से दिन में सिर्फ 2 बसें हबान की तरफ जाती हैं। हबान से आगे हैफा वाली बस मिल जाएगी। एक बस सुबह मुंह अंधेरे निकल जाती है और दूसरी बस शाम होने के बाद चलती है। मैंने शाम वाली बस को तरजीह दी। मकसद ये था कि अंधेरे में सफर करूं और सुबह होने से पहले हबान जा पहुंचूं। नुमाश ने मेरा बाजू पकड़ लिया और बोली, क्या तुम मुझे रबात में एक रात भी आराम नहीं करने दोगे? मैंने प्यार से उसे कहा, मैं चाहता हूं कि एक बार हम इस इलाके से निकल जाएं। किब्रस पहुंचकर हमारे पास बहुत वक्त होगा, ना कोई काम होगा और तिब्रस जाते ही हम ब्याह कर लेंगे। नुमाश ने अपना चेहरा मेरे बाजू से लगा दिया। आहिस्ता से बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो दिल से तुम्हें अपना बना चुकी हूँ। दोपहर को हमने कमरे में ही खाना खाया। नुमाश रात की बस की टिकट लेने चलती और मैं पलंग पर लेट गया। सोचने लगा कि कहीं हैफा में मेरी बदकिस्मती मेरा इंतजार तो नहीं कर रही। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि अब अगर मैं पकड़ा गया तो इसराइली इंटेलिजेंस मेरा क्या हशर करेगी। मेरा जहन तेजी से एक मंसूबे पर गौर करने लगा। यह ख्याल एक मंसूबे की शक्ल में मेरे जहन में आया था। अगर मैं हैफा पहुंचने के बाद नुमाश को छोड़ दूं तो किसी माही गिरों की बस्ती में जाकर वहां स्मगलरों की मदद से समंदर पार करके तिब्रस पहुंचने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ डॉलर थे। $200 मैं नुमाश से किसी बहाने ऐंठ सकता था। यह स्कीम मुझे बहुत मुनासिब मालूम हुई। इस तरह मैं किसी हद तक अपनी जान बचा सकता था। सबसे पहले मुझे हैफा में नुमाश की सहेली के यहाँ जाकर उसके खामत के तर्ज अमल और रद्द अमल का मुशाहिदा करना होगा। हो सकता है कि उसे मेरे बारे में कुछ भी इल्म न हो। शाम होते ही हम होटल से निकलकर बस अड्डे की तरफ रवाना हो गए। नुमाश ने ऊँटनी को वहीं औने पौने बेच दिया। बस अच्छी हालत में थी, तकरीबन मुसाफिरों से भरी हुई थी। हम भी उसमें घुसकर बैठ गए। मैंने नीली चादर से अपना निस्फ चेहरा ढांप रखा था। जितनी देर बस खड़ी रही मैं बेचैन रहा। खुदा खुदा करके बस के ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और उसे अड्डे से निकाल कर बाहर ले गया। बाहर निकलते ही एक पुलिस के सिपाही ने हाथ देकर बस को रोका और बस की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। जहन में तरह तरह के वहम आने लगे। कहीं ये सिपाही मेरी वजह से तो नहीं आया।
कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। आखिर थाने में भी मेरी तस्वीर पहुंच चुकी होगी। नुमाश ने अड्डे पर से नाशपातियों की छोटी सी टोकरी खरीद ली थी जो उसकी झोली में पड़ी थी। उसमें एक नाशपाती रुमाल से साफ करके मुझे दी और एक खुद खाने लगी। जिस वक्त उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर पूछा कि नाशपाती मीठी है, तो उस वक्त नाशपाती मेरे हाथ में ही थी और मैं कनखियों से अगली सीट पर बैठे यहूदी कांस्टेबल को देख रहा था। क्या सोच रहे हो? मैं चौंक गया और नाशपाती खानी शुरू कर दी। बड़ी मीठी है ये तो। इस इलाके की नाशपातियां बड़ी रसीली होती हैं। नुमाश मेरी तरफ देखकर शर्मा गई। खुदा जाने वो दिल में पैदा होने वाले किस ख्याल से शर्मा गई थी। मेरा दिमाग उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था। मेरी सारी तवज्जो कांस्टेबल की तरफ थी। कमबख्त खामखा बस में आकर बैठ गया था। खंजर मेरे पास लंबी कमीज के अंदर कमरबंद से लगा था। मैंने सोच लिया था कि अगर इसने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो खुद तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, मगर इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस शहर के गुंजान इलाकों से निकलकर एक कच्ची सड़क पर रेत उड़ाती चली जा रही थी। उसकी रफ्तार 40-50 मील के दरमियान होगी। सड़क कच्ची थी, गैर हमवार थी, हिचकोले लग रहे थे। सफर जारी था। नुमाश ने मेरे घुटने पर हाथ रखकर जरा सा दबाया और चेहरा मेरे कान के करीब लाकर बोली, तुम फिक्र न करना आलसिकोल। हैफा में मेरी सहेली का खामन तुम्हें अपनी हिफाजत में रखेगा। उसका शहर में बड़ा असर रसूख है। मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि नुमाश यही समझ रही है कि मैं इसराइली फौज का भगोड़ा हूँ और इसलिए खामोश हूँ कि मुझे फौज के हाथों पकड़े जाने की फिक्र लगी है। मैं मुस्कुरा दिया। उस औरत को वाकई मुझसे बड़ी हमदर्दी थी। शायद उसे मुझसे मोहब्बत भी हो गई थी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। बस अब सहराई रास्ते पर से गुजर रही थी। रबात शहर की रोशनियां पीछे रह गई थी। आसपास सिवाय अंधेरे और वीराने के और कुछ नहीं था। आसमान जमुरुद के रंग का था और सितारे मोतियों की तरह चमक रहे थे। बस आरामदेह, मगर सड़क खराब थी जिसकी वजह से हिचकोले लग रहे थे। 1 घंटे के सफर के बाद बस एक हाईवे पर चढ़ी। ये कुशादा और हमवार सड़क थी जिसकी दोनों जानिब दूर दूर फासले पर मरकरी लाइट्स थी। नुमाश ने बताया कि ये हैफा यरूशलेम हाईवे है। यरूशलेम से मुझे अपनी दोस्त और साथी सादिया याद आ गई। खुदा जाने वो किस आलम में होगी। उसे तो मेरे बारे में कुछ भी इल्म ना होगा। अब कभी कभी कोई बस या कार हमारे करीब से निकल जाती। एक मिलिट्री ट्रक गुजरा तो मैंने गैर इरादी तौर पर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कहीं मैं मौत के मुंह में तो नहीं जा रहा। बार बार ख्याल आता कि हैफा का रास्ता इख्तियार करके मैंने गलती की है। हैफा एक बहुत बड़ा शहर और बंदरगाह थी। वहां मेरे पकड़े जाने का इम्कान बहुत ज्यादा था, लेकिन मेरे पास कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं था। आखिर दिल में यही ठानी के हालात का मर्दाना वार मुकाबला करते हुए बहरा रूम का छोटा सा समंदर किसी तरह पार करके किब्रिस की आजाद सरजमीन पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। नुमाश मेरे कांधे से सर लगाए ऊँघ रही थी। आधी रात को एक छोटे से कस्बे के स्टैंड पर कयाम किया जहां एक रेस्तोरां बस के लिए खुला था। हम भी दूसरे मुसाफिरों के साथ उतर आए। रेस्तोरां में जाकर मुंह हाथ धोया, कॉफी पी। नुमाश अपनी हैफा वाली सहेली के बारे में बातें करने लगी। उसका नाम साइदा था और वो एक स्कूल में पढ़ाती भी थी। वो उसकी तारीफें कर रही थी। कह रही थी कि मेरी हमराज है, मुझसे बड़ा प्यार करती है। शादी से पहले 2 साल तक उसका खामद से मुआशका चलता रहा। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता और हूँ हाँ करता रहा। जहां से बस चली तो रास्ते में एक पल के लिए भी किसी जगह न ठहरी। पाँव फट रही थी कि दूर से हैफा के कारखानों की रोशनियां झिलमिलाती हुई दिखाई थी। मेरा हुलिया फरार के वक्त से लेकर अब तक काफी बदल गया था। मेरी दाढ़ी बढ़ाई थी, सर पर बाल भी काफी उगाए थे। एक नजर में मैं पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन इसराइली इंटेलिजेंस की उकाबी निगाहों से बचना नामुमकिन था। शहर के मजाफात का सिलसिला शुरू हो गया। ऊंची नीची टेकरियों पर बंगलों और मकानों में रोशनियां हो रही थीं। दूर ऊंचे पोल पर नीली और सुर्ख बत्तियां जल बुझ रही थीं। शायद ये कोई टेलीविजन सेंटर था या सिग्नल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था। एक मुसाफिर बरदार जेट तैयारा शोर मचाता हुआ हमारे ऊपर से गुजर गया। सुबह की रोशनी फैल रही थी। हमारी बाएं जानिब से बड़ी बड़ी इमारतों की कतार उभर कर पीछे को जाने लगी। बस हाईवे से उतरकर एक खुली सड़क पर आ गई। नुमाश जाग पड़ी थी। सड़क की इमारतों को देखकर कहने लगी, मैं इस शहर में कई बार आई हूँ। यहाँ के संतरे सारी दुनिया में मशहूर हैं। इश्कोल तुम तो जानते ही होगे, मगर तुम्हारे यरूशलेम की तो नाशपातियां और अंजीर ही मशहूर है। मैंने जरा सा खास कर कहा, हाँ। मेरी आंखें सड़क पर से गुजरते दूध वाले ट्रक को देख रही थी, जिस पर एक मुस्कुराती हुई हसीन औरत की तस्वीर बनी हुई थी। सामने से एक बस गुजर गई। उसे एक लड़की चला रही थी। हमारी बस अपने स्टैंड पर जाकर रुक गई। मेरी निगाहें इर्द गिर्द का भरपूर जायजा ले रही थी।
यहाँ कोई पुलिस का आदमी नहीं था। अभी सुबह हुई थी। औरतें और मर्द लंच बॉक्स हाथों में लिए सामने वाले फुटपाथ पर कतार बनाए खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। नुमाश ने एक खाली टैक्सी को हाथ के इशारे से रोका। हम उसमें दाखिल हो गए। नुमाश ने उसे किसी इलाके का नाम लेकर कहा, उधर चलो। मुझे अब उस इलाके का नाम याद नहीं रहा। टैक्सी शहर की कुछ आधा सड़कों पर से गुजरने लगी। वाकई एक जदीद और साफ सुथरा शहर था। मैं उस शहर को पहली बार देख रहा था। जूं जूं दिन निकल रहा था, सड़क पर ट्रैफिक बढ़ने लगा था। मैंने नुमाश से पूछा कि वो मुझे अपनी सहेली और उसके खामद से किस हैसियत से मुतारिफ करवाएगी। नुमाश ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें मालूम है कि मैं अपने खामद से अलहदा होना चाहती हूँ और उसे पसंद नहीं करती। मैं उन्हें चाहे कुछ कह दूं वो परवाह नहीं करेंगे। टैक्सी एक नशेब उतर कर ऐसी आबादी में दाखिल हो गई जहाँ छोटे छोटे बंगले एक दूसरे के साथ बने हुए थे। हर बंगले के सामने छोटा सा बागीचा था जिसमें जैतून के दरख्त उगे थे। टैक्सी एक छोटे से बंगले के दरवाजे पर रुक गई। नुमाश ने टैक्सी का किराया अदा किया। टैक्सी चली गई तो नुमाश ने घंटी का बटन दबाया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। तुम मेरी सहेली साइदा को देखोगे तो बड़े खुश होगे। मैं उस वक्त नुमाश की सहेली के बजाय उसके खामद के बारे में सोच रहा था जिसके नाम की तख्ती बाहर लगी थी, कमांडर S.K. हिबाश। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। अगर बहरिया के पास मेरी तस्वीर पहुंच भी गई होगी तो वो नेवी इंटेलिजेंस वालों तक गई होगी। हो सकता है ये शख्स मेरे बारे में कुछ न जानता हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि मैं एक ऐसे पिंजरे में दाखिल हो रहा था जहां मेरा जरा सा बेएहतियाती से उठा हुआ कदम मुझे फंदे में फंसा सकता था। एक नौकरानी ने दरवाजा खोला। वो नुमाश को देखकर खुश हुई और खुशामदीद कहते हुए दरवाजे से पीछे हट गई। सायदा कहा है, ये कहती हुई नुमाश मुझे साथ लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। कालीन, सोफा सेट, कॉफी टेबल, दीवारों पर 2-4 तस्वीरें, कोने में टेबल लैंप, गुलदान में फूल। मुख्तसर सा ड्राइंग रूम सलीके से सजा था। सायदा दूसरे कमरे से आई और नुमाश से लिपट गई। वो नुमाश ही की उम्र की एक गोरी चिट्टी नाजुक नकुश वाली यहूदी औरत थी। मेरी तरफ बड़ी बड़ी स्याह आंखें घुमा कर तकने लगी। नुमाश ने बड़ी बेबाकी से मेरा हाथ थाम लिया और बोली, ये अल-शिकोल है। जेरूशलम में इसका अपना कारोबार है। मैंने गिदान को छोड़कर इससे शादी कर ली है। मैं नुमाश को तकता रह गया। उसने मुझे आंख मारी। सायदा ने तहका लगाया और बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। नुमाश, गिदान तुम्हारे लायक नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? नुमाश सोफे पर बैठती हुई बोली, मैं तो अल-शिकोल को अपना दिल दे बैठी हूँ, बाकी इसके दिल का हाल मुझे मालूम नहीं। दोनों कहके लगाकर हंसने लगी। मैं नुमाश के साथ ही सोफे पर बैठ गया। उसी वक्त नाश्ता लगा दिया गया। नुमाश ने अपनी सहेली के खावद हिबाश के बारे में पूछा तो सायदा ने कहा कि वो रात की ड्यूटी पर है, बस आने वाला ही होगा। मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गया। मेरे इम्तिहान का वक्त थोड़ी देर के लिए टल गया था। नाश्ते से पहले हमने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए। मैंने लंबा कुर्ता ही पहना, पतलून नहीं पहनना चाहता था। उसमें मैं आसानी से पहचाना जा सकता था। नाश्ते पर सायदा मुझसे जेरूशलम के बारे में बातें करने लगी। जितना मैं जेरूशलम को जानता था उसी के मुताबिक गुफ्तगू करता रहा। नुमाश ने कहा, सायदा हम हनीमून मनाने किब्रस जा रहे हैं, क्या ख्याल है, अच्छा रहेगा? सायदा बोली, किब्रस में सियासी हालात अच्छे नहीं हैं। मेरी मानो तो इटली चले जाओ, वहाँ आजकल मौसम भी खुशगवार है। नुमाश टोस्ट पर मामलेड लगा रही थी। मुस्कुरा कर बोली, इटली तो मुझे बहुत पसंद है। क्यों अल-शिकोल, इटली का जजीरा कैसा रहेगा? मैंने कॉफी का तल्ख घूंट निगला और बोला, मुनासिब ख्याल है। बाहर एक जीप के रुकने की आवाज आई। मेरा दिल एक बार जोर से धड़का। सायदा कुर्सी से उठते हुए बोली, हिबाश आ गया है। उसने दरवाजा खोला तो एक ऊंचा लंबा पुख्ता उम्र का आदमी नेवी की वर्दी में हाथ में टोपी थामे अंदर दाखिल हुआ। उसका सर दरमियान से गंजा था। उसने नुमाश को देखा तो टोपी सोफे पर फेंक कर बाहें फैलाए उसकी तरफ बढ़ा। नुमाश, व्हाट अ सरप्राइज, तुम कब आई? फिर मेरी तरफ देखकर जरा सा ठुटका। नुमाश, क्या तुम इनसे मेरा तारुफ नहीं करवाओगी? सायदा ने हंसकर कहा, ये अल-शिकोल है, जेरूशलम के बिजनेसमैन है। नुमाश ने गिदान से तलाक लेकर इससे शादी कर ली है। ओ आई सी। हिबाश ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे मुजाफा किया और सायदा को मेरी खातिर मदारत की हिदायत दी। खुद वर्दी बदलने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। मैं अगरचे इस दौरान हिबाश से नजरें चुराता रहा था, तहम उसे अपने रवैये से किसी किस्म का शुबा होने का मौका नहीं दिया था। इंतहाई चालाकी से मुस्कुराता भी रहा और हिबाश के चेहरे के बारीक से बारीक तासुर को पढ़ने की कोशिश भी करता रहा। मैंने यही अंदाजा लगाया कि उसको मेरे बारे में कुछ इल्म नहीं है। ये बात मेरे लिए काफी खुशाइन थी और मैं वहां से किब्रस या इटली की जानिब फरार का मंसूबा बड़े इत्मीनान से बैठकर बना सकता था। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं हैफा के समंदर के किनारे दूर मल्लाहों की किसी भी बस्ती में निकलकर उनसे घुल मिलकर ये खोज लगाने की कोशिश करूंगा कि वो किब्रस
किब्रस या इटली की तरफ मुझे ले जा सकते हैं कि नहीं। यहाँ से मुसाफिर बरदार समुद्री जहाज भी किब्रस और इटली को जाते थे, लेकिन उस पर सफर करने के लिए शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी था, जो मेरे पास नहीं था। वैसे भी बंदरगाह पर मुझे पकड़े जाने और पहचान लिए जाने के इम्कानात बहुत कवी थे। कपड़े बदलने के बाद हिबाश ने नाश्ता किया। उस वक्त हम सोफे पर बैठे थे। मैं इब्रानी जबान का अखबार पढ़ रहा था। सायदा और नुमाश आपस में खुल मिलकर बातें कर रही थी। हिबाश नाश्ते की टेबल पर बैठा टोस्ट पर मक्खन की पतली सी तह जमा रहा था। टोस्ट प्लेट में रखकर उसने कॉफी की प्याली उठाई और मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गया।